सुमो रेसलिंग टूर्नामेंट्स, चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स, खूबसूरत फ्लावर्स से लेकर केयरफुली क्राफ्टेड गार्डन्स। इस देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर मैं इस देश की सबसे अच्छी बात आपको बताऊं तो वो है यहाँ का कल्चर, यहाँ की फिलॉसफी। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, जापान। आज की वीडियो में मैं आपसे जापान से रिलेटेड ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सरप्राइज तो जरूर हो जाओगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द आर्ट ऑफ क्यूइंग। क्यू में लगना यानी लाइन में लगना, इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने करी थी। जैसा कि आपको पता है, ब्रिटिश हमेशा से जेंटलमैन वाला देश रहा है। वहाँ पर हर चीज एटिकेट्स के साथ करी जाती है, बहुत ही तरीके के साथ करी जाती है। सिमिलरली लाइन में लगने का जो चलन है वो भी उन्होंने शुरू करा था, लेकिन इसको एक अलग लेवल पर लेकर गया जापान, जहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहने का मतलब होता है दूसरों को रिस्पेक्ट देना, एक अपना पोलाइट नेचर शो करना। ये उन्हें अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग में ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है। जापान में किसी को भी लाइन में लगने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इवन अगर हम वहाँ की वीआईपीज को भी देखें तो वो भी कोई लाइन को ब्रेक करने के लिए कभी भी अपना पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे। अगर उन्हें कोई इमरजेंसी हो या फिर दूसरा कोई काम हो तो बात अलग है, लेकिन वीआईपीज भी वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं। इवन यहाँ पर कुछ जगहों पर मिकी माउस काफी ज्यादा फेमस है, या फिर जब आपका आईफोन्स की सेल्स होती हैं उस टाइम पर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन दुनिया के अलग अलग जगहों पर आपको आईफोन सेल्स के दौरान कुछ ऐसी फुटेजेस देखने को मिलेंगी। लेकिन जापान के अंदर सब लोग सिस्टमैटिक तरीके से लाइन में लग के स्टोर्स के अंदर जाकर अपने फोन को ऑर्डर करते हैं। तो ये चीज जापान के हर इंसान के अंदर डिसिप्लिन को शो करता है। नंबर 2, दे हेट आउटसाइडर्स। यहाँ पर कई लोगों ने ये चीज नोटिस करी है, कई वीडियोस में मैंने ये चीज देखी है और बहुत सारी अलग अलग बुक्स में भी ये चीज लिखी हुई है। इस चीज को एक राइटर ने नाम दिया था वेयर डू यू लिव। ये वहाँ का एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है फॉर द आउटसाइडर। वो ऑथर जो है वो किसी काम के लिए 2-3 साल के लिए जापान में गए हुए थे। उनसे लगातार इवन जो अच्छी खासी पोजीशन पर लोग हैं वो भी उनसे जनरली यही सवाल पूछते थे, वेयर डू यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते हो। इसी के साथ 2 और कॉमन सवाल थे जो सिर्फ आउटसाइडर से ही ज्यादा पूछे जाते थे और लगभग हर नए जापानीज उनसे ये तीनों सवाल जरूर पूछते थे। पहला, आप कहाँ रहते हो, दूसरा, आप कहाँ से आए हो, और तीसरा, आप यहाँ अपनी जीवन बिताने के लिए क्या करते हो, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर आप किस काम के लिए जापान में आए हो। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जापान को बाहर के लोग इतने ज्यादा पसंद नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपने एथिक्स को लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव हैं। और अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एथिक्स जैसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 3, द अम्ब्रेला कल्चर। जापान में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वहाँ पर अम्ब्रेलास बहुत सारे तरह के होते हैं। इवन वहाँ पर लग्जरी को शो करने के लिए, जैसे पूरी दुनिया में लग्जरी शो करने के लिए अलग अलग चीजों को यूज किया जाता है, उसी तरह जापान के अंदर अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए लोग छाते का यूज करते हैं। वहाँ पर अलग अलग सस्ते से लेकर महंगे से महंगे छाते आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो कैसे उस चीज को मैनेज करते हैं। जून और जुलाई के टाइम में वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और इस चक्कर में वो लोग, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बैठे रहते हैं, सबके सब लोग अपने काम पे निकलते हैं, अपनी डेली लाइफ को जैसे बिता रहे थे वैसे ही बिताते हैं, बस छाते के साथ। यहाँ पर इवन आपको लगभग 90% रेस्टोरेंट्स या फिर ऑफिसेज या फिर अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में आपको छाते के लिए स्टैंड या फिर इवन लॉकर्स भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपका छाता जो है वो कोई दूसरा बंदा न ले जाए। अब हालांकि जापान में चोरी बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि छाते जो है वो वहाँ पर स्टेटस सिंबल है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा महंगे महंगे छाते भी यूज करते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर हर पब्लिक प्लेस पर ऐसे लॉकर्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप अपने छाते को सेफली रख सकते हो। इवन वहाँ पर दुकानों पर जाकर आप छाते को रेंट भी कर सकते हो 2 महीने के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके पास छाता नहीं है, अचानक से बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो आपको छाता रेंट पर दे देंगी। आप छाता लो, अपने घर जाओ, वापस जब बारिश नहीं हो रही होगी तो आके आप छाता दे दो और अपना पैसा ले लो जो भी आपने सिक्योरिटी के लिए जमा करा है। तो छाते को लेकर जापानीज काफी ज्यादा फैंसी हैं। नंबर 4, आईफोन्स एज अ रिजर्वेशन। जापान के अंदर लोग बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए, चाहे वो आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, वो लोग मतलब सीट पर अपना कोई भी एक्सपेंसिव सामान, जैसे अपना आईफोन, अपनी एक्सपेंसिव घड़ी या फिर अपना एक्सपेंसिव बैग वगैरह रख देंगे, जाएंगे अपना ऑर्डर करेंगे, सामान लेकर वापस आ जाएंगे, ताकि कोई भी उनकी सीट पर बैठ ना पाए। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जापान के अंदर चोरी वगैरह बहुत ही कम होती है और जनरली ऐसे पब्लिक प्लेसेस में तो चोरी ना के बराबर होती है। आप हमारे यहाँ पर हाईली सिक्योर्ड जगह पर अपना कोई एक्सपेंसिव सामान रख के देखो जहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं, आपको पता है क्या होगा,
जापान के अंदर ये चीजें नहीं होती। नंबर 5, द नैप कल्चर। ये ऐसा कल्चर है जिसे जापानीज ने ही स्टार्ट करा था। उनके हिसाब से काम करने के दौरान एक छोटा सा पावर नैप 30 मिनट के आसपास का उनकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। वहां पर जनरली बड़े बड़े जो ऑफिसेज है, वहां पर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो खाना खाने के अपने लंच टाइम के बाद 30 मिनट का एक अलार्म डालते हैं और एक छोटा सा पावर नैप ले लेते हैं, ताकि जब वो वापस से उठें तो उनकी एनर्जी दोबारा से रीगेन हो जाए, जो उन्होंने सुबह से लेकर अभी तक में वेस्ट कर दी थी। अब दुनिया के अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप इंडिया की बात करूं, यहाँ पर आप काम के दौरान सो जाते हो तो ये बहुत ही गलत चीज मानी जाती है और शायद आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जापान के अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके हार्डवर्क को दिखाता है, ये आपके वर्क एथिक्स को दिखाता है कि भाई आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप रात में शायद इतने अच्छे से नहीं सो रहे, या फिर आप काम के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो कि आपको पता है कि आधे घंटे सोने की वजह से मैं अपना जो उठने के बाद जो काम कर पाऊंगा उसको बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाऊंगा। तो जनरली जापान के अंदर अगर आप कभी आपको जाने का मौका मिलता है, वहां पर जब भी आप किसी ऑफिस वगैरह में विजिट करोगे तो वहां पर एम्प्लॉइज आपको सोते हुए दिखें तो आपको शॉक नहीं होना है। नंबर 6, एक्सक्लूसिव फ्रूट्स। यहाँ पर जापान के अंदर आपको ऐसे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। आपको यहाँ पर स्क्वायर वाटरमेलन देखने को मिलेगा, बड़े बड़े ग्रेप्स देखने को मिलेंगे, अजीब तरह के एप्पल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जापानीज क्या है, उनको लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद होती है, वो हर चीज को अलग तरीके से करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से ये जो फ्रूट्स हैं ये स्पेशली ऐसे ही लोगों के लिए उगाए जाते हैं जो कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। इवन आप जो ये स्क्वायर वाटरमेलन देख रहे हो, ये लोग खाने के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते जितना लोग डेकोरेटिव पीस की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग यहाँ पर ये चीजें गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। अब क्योंकि ये चीज स्पेसिफिकली डिफाइन करके बनाई जाती है, इसके डायमेंशन को डिफाइन करा जाता है, इसकी जो प्लांटिंग है वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करी जाती है, तो ऑब्वियसली ये अपने रेस्ट ऑफ द जितने फूड हैं उनसे काफी ज्यादा महंगा भी होता है। ये ऐसा वाटरमेलन आपको करीब करीब 200 यूरोस तक का देखने को मिल सकता है। नॉर्मल आपको एक अंगूर का एक पीस आपको 60 से 70 यूरोस का देखने को मिलेगा, जो कि लगभग एप्पल से भी बड़े साइज का होगा। और यहाँ पर ये सिर्फ दिखने में ही इतने खूबसूरत नहीं होते, बल्कि इनका टेस्ट भी अपने रेस्ट ऑफ द जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनसे काफी ज्यादा तगड़ा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रिपरेशन है, इनकी जो प्लांटिंग है वो इसी तरीके से करी जाती है। पॉइंट नंबर 7, सकूरा एवरीथिंग। जापानीज लव्स फ्लावर्स और स्पेशली चेरी ब्लॉसम फ्लावर। सकूरा या चेरी ब्लॉसम जो फ्लावर है वो वहां से 2 से 3 हफ्तों के लिए ही उगता है, और इस दौरान वहां पर जहां पर ये फूल उगते हैं वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके आसपास के जो होटल्स हैं वो लगभग 6 महीने 8 महीने पहले रिजर्व हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। ये प्रिडिक्ट करा जाता है कि इस टाइम पर चेरी ब्लॉसम आएंगे और इस टाइम तक रहेंगे, तो वहां पर बहुत सारे लोग उस चीज को देखने के लिए आ जाते हैं। इवन जापानीज को ये चीज इतनी ज्यादा पसंद है कि वहाँ की जो कंपनीज हैं वो भी अपने लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स निकालती हैं इस टाइम पर। जैसे आपका किटकैट हो गया, उसकी पूरी रैपिंग ऐसे करी जाएगी जिसमें चेरी ब्लॉसम के आपको पिंक कलर का हर चीज देखने को मिलेगा। कोका कोला की बॉटल्स पिंक कलर में देखने को मिलेगी। स्टारबक्स में आप कॉफी पीने जाओगे, उनका पूरा का पूरा थीम जो है वो चेरी ब्लॉसम के ऊपर डिफाइन कर दिया जाएगा। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में आपको जापान के अंदर पिंक हर जगह देखने को मिलेगा। अब ये चीज सिर्फ ये नहीं दिखाती कि जापानीज को पिंक कलर कितना ज्यादा पसंद है, वो इस चीज से ये भी दिखाना चाहते हैं कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये जो फूल है वो कुछ ही हफ्तों के लिए आते हैं, अपनी सुंदरता दिखाते हैं और खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली लाइफ भी हमारी ऐसी ही होनी चाहिए। आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि फ्यूचर की बहुत ज्यादा प्लानिंग कर ली और अपने प्रेजेंट को पूरा खराब करके रखा हुआ है। आपका प्रेजेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फ्यूचर है, और लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हम कुछ नहीं कह सकते कल क्या होगा। इस कोविड-19 ने कितने लोगों को खत्म कर दिया, कितने लोगों के परिवार को खत्म कर दिया। इसी वजह से कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। और जापानीज लोग इस फ्लावर, इस चेरी ब्लॉसम के थ्रू इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आज में जियो, आज खुश रहो, कल का कल देखेंगे। तो बस ये थी जापान से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पहले से पता नहीं होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।